तो अब बात करते हैं पार्ट टू की यार। पार्ट टू ऑफ व्हाट? पार्ट टू ऑफ पेपर टू ऑफ व्हाट 2022 के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के पीवाईक्यूज की बात कर रहे थे, है ना। पार्ट वन में हमारे पास 5 नोट्स देख लिए सेक्शन बी के, है ना। और उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन देखे जिसमें ए बी सी के फॉर्म में है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब 3 का ए बी सी देखेंगे और 4 का ए बी सी देखेंगे, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि यार देखो, हमारे पास सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है। सेक्शन ए में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोट के फॉर्म में, वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन बी में हमारे पास जो फिफ्थ नंबर का है वो कंपलसरी है। बाकी इसमें से 2 क्वेश्चन करना सकते हो और इसमें से एक, है ना। मतलब दोनों को मिला के जो एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा, उसमें से आपको कितने करने हैं? 3 करने हैं। तब जाके टोटल कितना हो रहा है? 250 मार्क्स होता है, ठीक है। सो यही हमारे पास समझ आना जरूरी है यार। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है? मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमको मेगालिथिक ट्रेडिशन की बात करनी है ना, लेकिन ध्यान में रखना है स्पेशल रेफरेंस देना है किसका? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है। सो क्रिटिकल जहां भी आ जाए तो आपको दोनों पहलू की बात करनी है यार। सो क्वेश्चन क्या है? मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ये मेगालिथिक ट्रेडिशन होता क्या है ना। ये मेगालिथिक ट्रेडिशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग व्हाट? कंस्ट्रक्टिंग लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जिनको जनरली एक बुरियल साइट्स के तौर पे दफनाने के लिए लोगों को कुछ चीज को, है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसका बहुत सिग्निफिकेंट मार्कर है भाई बहुत सारी चीज़ों का, है ना। पहली बार हमारे पास ये बात करें कि जो मेगालिथिक ट्रेडिशन है वो पहली बार 1500 बीसी के अराउंड यहाँ पे इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। एंड बहुत सारे मेगालिथिक साइट्स देखने को मिले हैं यार हमारे पास इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को मिले हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय के अंदर, है ना। सो इसकी बात करते हैं। सो व्हाट इज मेगालिथिक कल्चर और मेगालिथिक ट्रेडिशन? और एज द मार्कर ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और प्लेस, है ना, बुरियल साइट्स के फॉर्म में, फिर सिग्निफिकेंट इवेंट या प्लेस की मार्कर के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे प्लेसेस देखने को मिले हैं यार हमारे पास। पहला तो हमारे पास मेगालिथिक ट्रेडिशन को अगर हम क्रिटिकली अप्रेस करें तो हमारे पास जो वेरिएंट ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलते हैं उसकी बात कर सकते हैं यार। बिकॉज जो मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया इट एग्जिबिट व्हाट? इट एग्जिबिट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारे पास, है ना, सिंगल स्टैंडिंग स्टोन जिसको हम मैनहरिस कहते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल स्टोन स्लैब देखने को मिल सकते हैं जिसको हम डोलमेंस कहते हैं, है ना, पाइल्स ऑफ स्टोन देखने को मिल सकते हैं, स्टोन सर्कल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हमको देखने को मिलते हैं। और हम अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन हमारे पास देखने को मिलता है। खास करके हमारे पास विलोंग मैनरीज की बात कर सकते हैं इन मणिपुर, है ना, नैन्थियांग मोनोलिथ की बात कर सकते हैं मेघालय के अंदर। सो ये क्या बता रहा है? डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिस एंड बिलीफ को बता रहा है उस रीजन के। मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास जो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे पास देखने को मिलते हैं उसकी बात कर सकते हैं। इंक्लूडिंग मैनरीज विच इज अ
single standing stone, dolmens which are horizontal slabs supported by vertical stone. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बात कर सकते हैं विलोंग, है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी रिच कलेक्शन देखने को मिलता है यार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज रिच कलेक्शन such as the Wilong मैनहरीस इन मणिपुर की बात कर सकते हैं, नार्तियांग कलेक्शन या फिर नार्तियांग मोनोलिथ की बात कर सकते हैं इन मेघालय। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैरायटी ऑफ मेगालिथिक ट्रेडिशन हमारे पास स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं यार। जो फ्यूनरल प्रैक्टिस एंड बिलीफ की बात कर सकते हैं, है ना। जो फ्यूनरल प्रैक्टिस एंड बिलीफ, जैसे कि हमारे पास जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर है इन नॉर्थ इंडिया इज ऑफन एसोसिएटेड विथ व्हाट, फ्यूनरल प्रैक्टिस एंड बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेघालय के अंदर जो खासी एंड जैंतिया ट्राइब है, वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि टू कंस्ट्रक्ट मेगालिथिक टू ऑनर देयर एंसेस्टर एज दे बिलीव दैट द स्पिरिट ऑफ डिसीज कंटिन्यू टू वॉच ओवर द लिविंग। फॉर एग्जाम्पल पहले तो ये बता देते हैं कि देखो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर often associated with funeral practice and belief। तो हमने क्वेश्चन में बता दिया। फॉर एग्जाम्पल इन मेघालय दी खासी एंड जैंतिया tribes practice the tradition of constructing megaliths to honor their ancestors as they believe in जो स्पिरिट है ना, एस बिलीव दैट द स्पिरिट ऑफ द डिसीज कंटिन्यू टू वॉच ओवर द लिविंग। तो इस प्रकार से हमने बताया। और ये बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सोसाइटल हायरार्की स्टेटस को बता रहा है यार, है ना। मेगालिथिक कल्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिगार्डिंग बात करनी है अपने को। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हमारे पास ये बोल सकते हैं कि जो ये मेगालिथिक कल्चर है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास एक सोशल स्टेटस एंड पावर को बता रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल और फैमिलीज को।
फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नार्थियांग मोनोलिथ है इन मेघालय, were erected by the Jaintia royals to commemorate their victories in wars। तो एक सोसाइटल हायरार्की स्टेटस को भी बता रहा है यार ये। एंड अगर हम बात करें कि देखो ना, चैलेंजेस इन डेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मेगालिथिक, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे मेगालिथ देखने को मिला है, बट इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शन है या फिर रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो हमको समझने में है ना, इसको कहाँ पे किस समय के हैं उसको भी जानने में हमको दिक्कतें होती है ना। प्रिजर्व करना भी दिक्कत है यार, बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो मेगालिथिक साइट्स हैं है ना, बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स लाइक इरोजन, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स है ना, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर लाइक अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, जैसे थ्रेट्स हैं यहाँ पे। सो यही बोल सकते हैं द मेगालिथिक structures in northeast India face several threats to their preservation, including natural factors like नेचुरल फैक्टर्स में अर्बनाइजेशन कैसे आएगा भाई, इरोजन, लैंडस्लाइड्स, एज वेल एज ह्यूमन factors like urbanization and deforestation। ओके, सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो जो मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया है, पर्टिकुलरली हम अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, एक डाइवर्स एंड रिच कल्चर हेरिटेज के बारे में बताता है यार, एक इंसाइट प्रोवाइड करता है। बट जो चैलेंजेस हैं लाइक डेटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर एज वेल एज जो थ्रेड्स ऑफ प्रिजर्वेशन है, ये हमारे पास बता रहा है कि बहुत ज़्यादा नीड है फॉर फर्दर रिसर्च एंड कंजर्वेशन एफर्ट टू सेफ गार्ड दिस यूनिक हेरिटेज। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि thus the megalithic tradition in India, particularly in northeast India, is a rich and diverse cultural heritage that provides valuable insight into the region, history, beliefs, and social structure, that provides valuable insights into the region's belief, history, and social structure।
ओके, तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तारीफ करनी थी भाई मेगालिथिक ट्रेडिशन की नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखते हुए हमारे पास। तो हमने बताया कि देखो भाई मेगालिथिक ट्रेडिशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं है ना, जनरली यहाँ पे लार्ज स्टोन मोन्यूमेंट्स बनाने की बात होती है। फॉर एग्जांपल इट इज आर ऑफन मेड फॉर द पर्पस ऑफ बुरियल साइट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड प्लेस को बताने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते थे। तो हमने जो मेगालिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया की बात की तो हमारे पास विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना। सबसे पहले हमने बताया कि जो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारे पास देखने को मिले कि लाइक हमारे पास सिंगल स्टोन, अगर हमारे पास स्टैंडिंग स्टोन उसको महरीज कहते थे भाई। डोलमेंस अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से अगर रखे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं डोलमेंस, और इस प्रकार के रखे हुए हैं इसको बोलते थे क्या? ये अगर है तो ये हमारे पास क्या है? डोलमेंस है। और ये अगर हमारे पास इस प्रकार से है तो ये क्या है? महरिस है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हमारे पास जो विलोंग महरिस है मणिपुर के अंदर, है ना, नाइट्रियंग मोनोलिथ है मेघालय के अंदर, वो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को फ्यूनरल प्रैक्टिस एंड बिलीफ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो खासी एंड जंतिया ट्राइब्स हैं मेघालय के अंदर, वो कंस्ट्रक्ट करते थे मेगालिथ, है ना, टू ऑनर देयर एंसेस्टर। एंड वो मानते थे कि जो उनकी स्पिरिट है, उतनी आत्मा है, वो बाद में उनके साथ उनको वॉच करती है यार, है ना। और भी भाई सोसाइटल हायरार्की एंड स्टेटस को ही बता रहा है ये, बिकॉज राजास जो थे जनरली कमोमरेट करने के लिए विक्ट्रीज को ओवर वॉर, है ना, इन वॉर्स, उसको बताने के लिए यहाँ पे मोनोलिथ को कंस्ट्रक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल हमने नार्थियांग मोनोलिथ की बात की जो कि जंतिया रॉयल्स जो थे उसके में राजा जो थे जंतिया के, उन्होंने लड़ाई जीत जो हासिल की उसको रिगार्डिंग यहाँ पे इसको खड़े करते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे हम चीज़ें हैं आज के ज़माने में, लाइक प्रिजर्वेशन में दिक्कतें आ रही हैं यार, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बिकॉज ऑफ दी नेचुरल फैक्टर्स जो कि लैंडस्लाइड हो गए, अर्थक्वेक हो गए, है ना, इरोजन्स हो गया, ह्यूमन फैक्टर्स लाइक अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि जो वैंडलिज्म है वो भी एक तरह से दिक्कत ला रहा है। हमने कंक्लूजन में बताया कि देखो फिर भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं यार टू दी रिच कल्चरल हेरिटेज एंड दी डाइवर्स हेरिटेज जो है वहाँ का, है ना, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके जो बिलीफ सिस्टम है उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। मेगालिथिक ट्रेडिशन, उनके सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। इस प्रकार से हमने इस आंसर को लिया। बट हाँ, चैलेंजेस तो हैं, इनको हमको क्या करना है ना, एफर्ट्स देने हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस रिगार्डिंग दिस मोनोलिथिक ट्रेडिशन, जो मतलब मोनोलिथिक जो हमारे पास हेरिटेज है, जो अपने पास स्ट्रक्चर्स हैं, उनको रिसर्च करना है जिससे फर्दर अंडरस्टैंड कर पाए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? एक्सेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस सी दुबे इन इंडियन विलेज स्टडीज़। एस सी दुबे कंट्रीब्यूशन की बात करनी है इन द इंडियन विलेज स्टडीज़। तो इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट एस सी दुबे, या फिर हम श्यामजी लाल चतुर्वेदी दुबे और श्यामलाल चतुर्वेदी दुबे की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, या फिर आप बोल सकते हो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में अपना काम किया है। और इनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जो रूरल इंडिया है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट किनशिप, रिलीजन एंड सोशल चेंज। श्यामलाल और एस सी दुबे was a prominent Indian sociologist और social anthropologists and writer who made significant contribution to the field of Indian village studies। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा है? पहले तो हम बात कर सकते हैं अबाउट द एथनोग्राफिक स्टडी एंड रिसर्च मेथड
जो एथनोग्राफिक स्टडी एंड रिसर्च मेथड है, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया था। बिकॉज ये जो है ना जिसमें क्या आता है भाई एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड में, इट इन्वॉल्व द डिटेल्ड फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन इंडियन विलेजेस, है ना। Dubé's work was pioneer in its use, and this approach allowed him to capture the complexities, nuances, and variation in the social and cultural lives of rural communities। तो ज़्यादा नहीं लिखते है ना, सिंपल सी बात है। Involved detailed field work and participant observation in Indian villages, and this approach allowed him to capture the complexities, nuances, and variation in the social and cultural lives of rural community। ओके, दूसरा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने जो कास्ट सिस्टम एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जो स्टडी किया, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जो बताई हमको, खास करके जो इनका वर्क था दैट इज़ इंडियन विलेज, जो कि 1955 में इन्होंने पब्लिश किया था। फिर जो इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, वो बता रहा है कि कास्ट सिस्टम का जो इम्पैक्ट रहा है ऑन सोशल रिलेशन एंड कैसे इसने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेप किया इन इंडियन विलेजेस। Okay, his work such as Indian village 1955 and India's changing villages in 1958, it provide detailed accounts of the caste system, its impact on social relations, and how it shapes the economic and political structure of Indian villages। इन्होंने जो हमारे पास किनशिप एंड मैरिज की जो बात की है ना, उस यहाँ पे रूरल इंडिया के अंदर, बिकॉज इन्होंने बताया कि जो रिलीजियस एंड कल्चरल वेरिएशन का जो इम्पैक्ट रहा है किनशिप के ऊपर, मैरिजेस के ऊपर, है ना, रूरल डाइवर्सिटी की बात की। बिकॉज दुबे का जो वर्क है ऑन किनशिप एंड मैरिज पैटर्न इन इंडिया, वो हाईलाइट कर रहा है कि जो रोल है किनशिप का, फिर मैरिज का इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। रिलीजन एंड रिचुअल्स की बात भी की इन्होंने। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट किनशिप एंड मैरिजेस।
Dubé's work on kinship and marriage pattern in Indian villages highlighted the role of this institution in maintaining social order, continuity and स्टेबिलिटी। यहाँ पे इन्होंने जो सोशल चेंजेस की बात की है ना, उसकी बात भी कर सकते हैं। जो मॉडर्नाइजेशन की जो बात की, फॉर एग्जांपल जो इंडिया चेंजिंग विलेजेस है उसके अंदर बताया गया है कि कैसे हमारे पास जो रूरल इंडिया वो ट्रांसफॉर्म हो गया ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, सो हमने बात की अबाउट एथनोग्राफिक स्टडी एंड रिसर्च मेथड, किनशिप एंड मैरिज चेंज, सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। है ना, इन्होंने रिलीजन एंड रिचुअल्स की बात भी की थी कि हमारे पास इंडियन विलेज के अंदर कौन कौन से बिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, कि कैसे ये इन्होंने बताया कि कैसे ये इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं बाय, है ना, कैसे वो मतलब जो रिलीजियस है, जो रिलीजियस बिलीफ है, प्रैक्टिस है, रिचुअल्स है, कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को, रिलेशनशिप को आपस में, एवरीडे लाइफ को विलेज से कैसे ये अफेक्ट करते हैं उसकी बात की थी इन्होंने। तो पहले रिलीजन एंड रिचुअल्स की बात कर लेते हैं। He showed how religious belief, practices and rituals influence the social structure and everyday life of villagers। देखो ये तो हमने बता दिया था कि चेंज होते हैं, है ना, सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास यही बोल सकते हैं कि देखो जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, चलो ये रिलीजियस एंड सोशल, रिलीजन रिचुअल हटाया था यार, थोड़ा सा ये क्या लग रहा है ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन सोशल चेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। सोशल चेंज एंड modernization, because through his study he captured the transformation of rural area due to factors such as urbanization, economic development, education and government policies. Through his studies he captured the transformation of rural India due to factors such as urbanization, economic development, education and गवर्नमेंट पॉलिसीज। और इसको यहाँ पे जो इंडिया विलेजेस है ना, इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है यार। हिज बुक इंडियाज
चेंजिंग तो हमने बताया ऊपर में, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूड करते हैं बाय मेंशनिंग दैट, देखो इनका जो कंट्रीब्यूशन है एस सी दुबे जी का है ना इंडियन विलेजेस की स्टडी में वो बहुत ज़्यादा रहा है, इमेंस रहा है, या फिर फार रीचिंग बोल सकते हैं, है ना, बिकॉज इनका जो रिसर्च है वो हमारे पास एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं टू द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, है ना। एंड हिज वर्क हैज़ नॉट ओनली शेप द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बट ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इन इंडिया। सो कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट एस.सी. दुबे's contribution to Indian village studies have been immense and far-reaching. Okay. His work has not only shaped the field of anthropology but also been instrumental in influencing policy and developmental programs in India. His work has not only shaped the field of anthropology but has also been instrumental in influencing policy and development programs in India. इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस.सी. दुबे इन इंडियन और इंडिया विलेज स्टडीज़। तो हमने बताया कि एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये, जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया टू द फील्ड ऑफ इंडियन विलेजेस। जैसे कि इनका जो मेथड था ऑफ एथनोग्राफिक स्टडी एंड रिसर्च मेथड, जहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते थे, जाके उनके साथ इंटरेक्ट करने की बात करते थे, फील्ड वर्क ग्राउंड लेवल में जाके रह के वहाँ पे सीखने की बात करते थे, वो हमको हेल्प किया टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड वेरिएशन इन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ, जो कि एक रूरल कम्युनिटी में होता है। हमारे पास कास्ट सिस्टम एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताया, इनका काम से हमको समझ आता है ये सब चीज़ों के बारे में इंडियन विलेजेस में। फॉर एग्जांपल इनका जो किताब था इंडियन विलेज 1955 में, उससे हमको समझ आता है कास्ट सिस्टम के बारे में। उससे हमारे पास जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, एक सोशल रिलेशन जो है ना, कि कैसे ये शेप करता है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को इंडियन विलेजेस के अंदर, वो बताता है। एक और किताब है लाइक इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, जहाँ पे हमारे पास अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट रहा है इंडिया के विलेज के अंदर, वो हमारे पास उन्होंने समझाया यार। किनशिप एंड मैरिजेस की बात भी कि कैसे यहाँ पे है ना जो मैरिज पैटर्न्स हैं या फिर किनशिप है, क्या उनका रोल रहा है इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, है ना। इन्होंने बोला कि देखो भाई समय के साथ ये चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने चेंज किया इंडियन विलेजेस को। बाद में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, देखो जो एस.सी. दुबे जी का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में इंपॉर्टेंट रहा है, इसने पॉलिसी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। सो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो एक इमेंस एंड फार रीचिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, बिकॉज इन्होंने एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड किया या टू द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रूरल इंडिया। बिकॉज महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, महात्मा गांधी जी ने कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, तो विलेज की स्टडी जब तक नहीं करेंगे, विलेज को जब तक डेवलप नहीं करेंगे, विलेज को जब तक नहीं समझेंगे, देश हमारा इंडिया कभी भी सुधर नहीं सकता, अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, डिस्क्राइब द मेथड अडॉप्टेड बाय सर हर्बर्ट होप रिस्ले इन क्लासीफाइंग इंडियन पॉपुलेशन। मेथड्स की बात करें जो कि हर्बर्ट होप रिस्ले ने इस्तेमाल किया था इंडियन पॉपुलेशन को क्लासीफाई करने के लिए। एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट रिस्लेस क्लासिफिकेशन। तो हमको रिस्लेस क्लासिफिकेशन की बात तो करनी ही करनी है, उसकी क्रिटिसिज्म की बात भी करनी है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, दो पार्ट है क्वेश्चन का। कुछ मेथड बताने हैं जिसने हर्बर्ट रिस्ले ने क्लासीफाई किया था इंडियन पॉपुलेशन को, और उसको क्रिटिसिज्म की बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेथड अडॉप्टेड बाय सर हर्बर्ट होप रिस्ले इन क्लासीफाइंग इंडियन पॉपुलेशन, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट रिस्लेस क्लासिफिकेशन। तो पहली बात तो ये है ना, यहाँ पे इन्होंने क्लासीफाई किया था
Herbert Hope Priestley is known for his classification of Indian population based on caste, race and anthropometry, है ना। एंड ये जो वर्क है इनका, इट इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। मतलब इसने ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा क्या किया था, अफेक्ट किया था, है ना, एक तरह से पॉलिसीज एंड लॉ बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट सर हर्बर्ट होप प्रिस्ले is known for his classification of Indian population based on caste, race and anthropometry। एंड जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल किए थे मेथड adopted by रिस्ले। तो पहला है कास्ट क्लासिफिकेशन, है ना। बिकॉज he classified Indian caste into 4 main group, namely the Brahmin, Kshatriya, वैश्य एंड शूद्रा। एंड उसको फर्दर सब डिवाइड भी किया था भाई, क्योंकि ये मानते थे कि जो कास्ट सिस्टम इट सर्व एज अ सोशल मैकेनिज्म टू मेंटेन व्हाट रेशियल प्यूरिटी एंड प्रिजर्व द सुपीरियरिटी ऑफ द आर्यन रेस। He classified Indian caste into 4 main groups, namely Brahmins, Kshatriya, Vaishya and Sudras, and further divided them into सबकास्ट। कास्ट क्लासिफिकेशन था इनका, एक रेशियल क्लासिफिकेशन भी था, है ना। इसमें यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट रेशियल टाइप्स में क्लासीफाई किए थे। फॉर एग्जांपल इंडो आर्यन, द्रविडियन, इंडो साइथियन, है ना, आर्यो द्रविडियन, मंगोलाइड, मंगोलो द्रविडियन, प्री द्रविडियन। एंड ये हमारे पास क्या बता रहा है कि जो डिफरेंट रेसेस थे इंडिया के अंदर वो क्यों रिजल्ट हुए, क्यों आए, बिकॉज ऑफ द इंटरमिंगलिंग ऑफ वेरियस रेसेस, जो कि समय के साथ हुआ था बहुत सालों में। इसलिए classified Indian population into several racial types, including Indo-Aryan, द्रविडियन, इंडो साइथियन, आर्यो द्रविडियन, मंगोलॉइड, मंगोलो द्रविडियन and pre-Dravidian। ओके, तीसरा था एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर के बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई किया था।
है ना। कैसे भाई, है ना, इन्होंने क्लासीफाई किया था डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल इन्होंने नेजल इंडेक्स को मेज़र किया, सिफेलिक इंडेक्स को मेज़र किया, स्टेचर को मेज़र किया टू डिटरमाइन द रेशियल डिफरेंस अमॉन्ग द वेरियस कास्ट ग्रुप। कि ये मानते थे कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वे डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द मेंटल एंड मोरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे कि भाई फिजिकल मेजरमेंट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सो ही एम्प्लॉयड एंथ्रोपोमेट्रिक techniques like measuring the nasal index, cephalic index and stature to determine racial difference among various caste groups, एंड जिससे उन्होंंने क्लासीफाई किया था यार। लास्ट में ये तो ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने बता दिया। नाउ क्रिटिसिज्म की बात करें अगर रेशियल क्लासिफिकेशन की, सॉरी दिस रेस क्लासिफिकेशन की, तो पहला तो जो रेशियल स्टीरियोटाइप का इन्होंने एक जो वो बना दिया था यार, हवा टाइप, ठीक है। तो रेशियल स्टीरियोटाइपिंग की बात की जो इन्होंने, ये मानते थे कि इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किए बहुत लोगों ने, बिकॉज है ना इन्होंने इसके द्वारा बहुत समझना इस चीज़ को कि ये जो स्टीरियोटाइप है एक तरह से आर्टिफिशियल हायरार्की बना देता है यार अमॉन्ग रेसेस, जिसको ब्रिटिश ने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में जस्टिफाई किया, है ना। His work perpetuated stereotypes and created an artificial hierarchy of races which was often used to justify the British colonial rules and racial discrimination। एक तरह से जो ओवर एम्फेसाइज इन्होंने किया ना उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है यार लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा क्या होता है भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, बिकॉज इनका जो क्लासिफिकेशन था इट हैवीली रिलाइज ऑन कास्ट सिस्टम यार। बिकॉज इनको क्रिटिसाइज क्यों किया, बिकॉज ये इन्फोर्स कर रहे हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, एंड हिज वर्क कंट्रीब्यूटेड टू द रिजिडिफाइंग ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड परपेचुएटेड द कास्ट बेस्ड प्रीजुडिस, है ना। His work contributed to the rigidifying of the caste system and the perpetuation of caste based प्रीजुडिस, ठीक है। इसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया। ऑल्सो इन्होंने जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक तरह से इग्नोर कर दिया यार, है ना, बिकॉज ये कास्ट और रेस के अंदर प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं, इसीलिए भी इनको इग्नोर किया गया। बिकॉज हमारे पास जो सोशल फैब्रिक है इंडिया के अंदर
इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द कास्ट एंड रेस यार। है ना, और जो साइंटिफिक बेसिस भी कोई सा भी नहीं था, बिकॉज मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये जो थ्योरी है रेसले का, एक का कोई डायरेक्ट रिलेशन देखने को नहीं मिलता यार बिटवीन दी फिजिकल फीचर्स एंड जो मॉरल कैपेबिलिटीज आज इंसान के अंदर है, जो इंडियंस के अंदर है, उसके बीच में। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेसलेस क्लासिफिकेशन focused primarily on caste and race, ignoring the rich cultural and linguistic diversity of India। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो रिस्ले का जो मेथड है क्लासीफाइंग इंडियन इज बेस्ड ऑन दिस कास्ट एंड एंथ्रोपोमेट्री हमने बता दिया, बट इनका वर्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया बिकॉज इन्होंने परपेचुएट कर दिया रेशियल स्टीरियोटाइप को, इन्फोर्स कर दिया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को और भी ज़्यादा। तो और साइंटिफिक बेसिस नहीं था यार, इन्होंने इग्नोर भी कर दिया कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, ठीक है। बट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म रेस्ले का जो क्लासिफिकेशन है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है यार ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज लॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सो डिस्पाइट दिस criticism, Restless classification has a significant impact on the British colonial administration's understanding of Indian society and the formulation of policies and law during the colonial period। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द मेथड अडॉप्टेड बाय सर हर्बर्ट होप रिस्ले इन क्लासिफाइंग इंडियन पॉपुलेशन एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द रिस्ले क्लासिफिकेशन। हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट जो रिस्ले जी का जो क्लासिफिकेशन था इट इज बेस्ड ऑन कास्ट रेस एंड एंथ्रोपोमेट्री। तो हमने मेजरमेंट की बात, मेथड अडॉप्टेड की बात की। तो पहले तो कास्ट क्लासिफिकेशन जो उन्होंने बोला कि देखो भाई जो मेन फोर मेन ग्रुप्स में हम इंडियन को क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कास्ट लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, जिसको फर्दर सब क्लास के अंदर सब डिवाइड किया। तो हमने देखा कि देखो ये जो है ना ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये जो कास्ट सिस्टम था इट इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म टू मेंटेन रेशियल प्योरिटी एंड प्रिजर्व द सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन रेस, है ना, उन्होंने बताया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था ये तो कास्ट क्लासिफिकेशन की बात की। दूसरा जो था इन्होंने इस्तेमाल किया वो रेशियल क्लासिफिकेशन था बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन इज मिक्सड ऑफ वेरियस रेसेस लाइक इंडो आर्यन, द्रविडियन, इंडो साइथियन, आर्यो द्रविडियन, मंगोलाइड, मंगोलो द्रविडियन, फिर द्रविडियन। तो 1 2 3 4 5 6 7 रेशियल ग्रुप में इन्होंने क्लासीफाई किया। रिस्लेस का क्लासिफिकेशन इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द रेशियल टाइप बट इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कास्ट, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, ठीक है। जैसे कि इन्होंने इस्तेमाल किया द नेजल इंडेक्स, सिफेलिक इंडेक्स, स्टेचर को टू ऑल्सो डिफाइन और क्लासीफाई इंडियन पॉपुलेशन। बट है ना, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं यार रेशियल क्लासिफिकेशन को बिकॉज ये जो है इसका जो रेशियल क्लासिफिकेशन है एक प्रकार से रेशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं बट नॉट ओनली रेशियल। रेस्ले ने और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए थे लाइक कास्ट क्लासिफिकेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक क्लासिफिकेशन एंड रेस्ले का रेस क्लासिफिकेशन तो सब जानते हैं, ठीक है। बट इनका जो क्लासिफिकेशन था उसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है बिकॉज इन्होंने एक स्टीरियोटाइप जो रेशियल स्टीरियोटाइप था उसको परपेचुएट कर दिया यार, एक हायरार्किकल सिस्टम, आर्टिफिशियल हायरार्की बना दिया रेस के अकॉर्डिंग, एंड जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स को एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया इसको।
और भी इन्होंने ज़्यादा ही एम्फेसाइज कर दिया यार कास्ट के, जिसके बेसिस पे क्या देखने को मिला, जो कास्ट सिस्टम को और उसको और रिजिड बना दिया गया है ना, परपिचुएट कर दिया कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस जो थे, है ना। तो इस जो रेसले का जो क्लासिफिकेशन था उसने और भी ज़्यादा परपिचुएट कर दिया कि हाँ भाई देखो यार सही में कास्ट रिजिड है ना, और भी ज़्यादा जो प्रेजुडिसेस हैं वो भी और ज़्यादा सॉलिडिफाई हुए। और भी एक चीज़ था कि देखो डिस्ले ने सिर्फ कास्ट, रेस और एंथ्रोपोमेट्रिक के बेसिस में क्लासीफाई कर दिया, जो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है आज के ज़माने में इंडिया के अंदर, मतलब उस समय जो इंडिया के अंदर था उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया एक प्रकार से। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो माने कि देखो भाई बहुत सारा क्रिटिसिज्म है हमारे पास रिस्ले क्लासिफिकेशन का, बट उसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रहा है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि कैसे उन्होंने समझना, बिकॉज ब्रिटिश को तो समझना था इंडियन सोसाइटी को, तो उन्होंने रिस्ले क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पर इनडायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ा, और उसके रिगार्डिंग हमारे जो पॉलिसीज उन्होंने बनाए, जो लॉज उन्होंने बनाए, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है रिस्ले क्लासिफिकेशन का। तो इस प्रकार से हमने इसको कंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है यार, ग्लोबलाइजेशन ऑन दी वन हैंड प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑन दी अदर हैंड थ्रोन चैलेंजेस टू इंडियन विलेजेस। ठीक है, इलूसिडेट करना है अपने को, फिर से पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑन वन हैंड हैज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑन दी अदर हैंड इट फेसेस चैलेंजेस। तो ग्लोबलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज क्या क्या दिए, चैलेंजेस क्या क्या दिए, इंडियन विलेज के रेफरेंस में बात करनी है यार। सो इसको हम आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट ग्लोबलाइजेशन क्या है। Because globalization is a process of what? It is a process of integration and interaction among peoples, companies, government worldwide. एंड इसने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है यार डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं ह्यूमन लाइफ को। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को इफेक्ट किया है, कल्चर को एक तरह से इन्फ्लुएंस किया है, इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास इम्पैक्ट किया है। तो उसके साथ साथ जो इंडियन विलेजेस हैं, जो कि मेजोरिटी ऑफ द कंट्री का पॉपुलेशन रहता है, उसने भी यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट फेस किया है। Globalization refers to the process of integration and interaction among peoples, companies and government worldwide. Okay, it significantly impact the various aspects of human life including economy, culture, politics. It significantly impacted various aspects of human life including the economy, culture, politics and environment. सो जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए हैं ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन विलेजेस को, उसकी बात करते हैं यार। अपॉर्चुनिटीज़ provided by globalization to Indian villages। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड किया है ना, जिससे हमारे पास ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया, एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ लाया। इसने जनरेट किया यार हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली इन द सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, ग्लोबलाइजेशन has led to and
increase in foreign investment resulting in economic growth and this economic growth, इसको चार्ट से बना सकते हैं यार। चार्ट से अगर समझाएं तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ एंड इस इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, such as in sectors like agriculture, handicrafts, ओके। सो इकोनॉमिक ग्रोथ लाया। और क्या भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ यार ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वो कैसे, बिकॉज इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू द इंडियन विलेजेस, है ना, जिससे हमारे पास जो एक्सेस हुआ टू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम फॉर फार्मर्स। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इम्प्रूव्ड access to modern farming techniques, better seeds and fertilizers has increased agricultural productivity and इनकम फॉर फार्मर्स, ओके। और क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है यार, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वो कैसे, because increased investment in the rural areas had led to development of better infrastructure such as road, electricity, communication network. Increased investment in rural areas has led to the development of better structure such as road, electricity and communication. ग्लोबल मार्केट का एक्सेस हुआ है, एक तरह से कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी रहे हैं भाई। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल लाइवलीहुड का लॉस हुआ है, एग्रीकल्चर डिजास्टर्स देखने को मिला, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कल्चरल इरोजन, इनइक्वालिटीज आई। challenges posed by globalization to Indian villages. पहला हम बोल सकते हैं जो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है,
सच एज हैंडलूम, वीविंग, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट। बिकॉज जो इन्फ्लक्स था चीपर एंड मास प्रोड्यूस गुड्स का, उसके वजह से यहाँ पे हैंडी ट्रेडिशनल लाइवलीहुड का लॉस हुआ भाई। such as handloom, weaving, pottery and handicraft have suffered from or suffered due to the influx of cheaper and mass produced goods। दूसरा हम बोल सकते हैं अबाउट द एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो देखने को मिला हमारे पास ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज हमारे पास कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स, ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड कंपटीशन फ्रॉम चीपर एक्सपोर्ट्स लाइक ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस and competition from cheaper exports नहीं बे imports, है ना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है बिकॉज आप समझना अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से होते हैं, उसने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। आप ये बोल सकते हैं कि देखो भाई जो कल्चर इरोजन है वो भी हमारे पास देखने को मिला बिकॉज जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस हैं, बिकॉज जो यंगर जनरेशन है दे आर अडॉप्टिंग दी वेस्टर्न लाइफस्टाइल, तो उसके वजह से हमारे पास कल्चर आइडेंटिटी एंड सोशल कोहेजन का एक लॉस हो रहा है यार। दी younger generation is increasingly adopting Western lifestyle, leading to loss of cultural identity and social cohesion। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने दोनों चीज़ दी भाई, अपॉर्चुनिटीज़ भी दिए, चैलेंजेस भी दिए इंडियन विलेजेस को। सो लेकिन हमको क्या करना है भाई, टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट एंड हमारे पास एडवर्स इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए जरूरी क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, प्रिजर्व ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एंड इंश्योर सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो thus to maximize the benefits and mitigate the adverse effects, it is essential for the government to adopt appropriate policies and that promote rural and ensure social and environmental sustainability।
ओके, तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन ऑन दी वन हैंड हैज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑन दी अदर हैंड इट थ्रोस चैलेंजेस टू द इंडियन विलेजेस। हमने पहले तो इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जो कि हमारे पास जो ग्लोबलाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन लाइफ के, लाइक इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिसीज, इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें कैसे इसने इंडियन विलेज को एक तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ लाया है भाई। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ रूरल एरियाज के अंदर ना। इकोनॉमिक जनरेशन लाइक हमारे पास ये बोल सकते हैं कि सॉरी इम्प्लॉयमेंट जनरेशन लाइक इन द सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, है ना, इन दी सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट बोल सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सेक्टर में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए बिकॉज आप समझना ग्लोबलाइजेशन ने ट्रांसफर फैसिलिटेट किया यार, किसका ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज जो कि डेवलप कंट्रीज से इंडियन विलेजेस की तरफ आए। फॉर एग्जांपल बेटर फार्मिंग टेक्निक्स, बेटर सीड्स, है ना, फर्टिलाइजर्स ने क्या किया, एक तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, और इनकम को फार्मर का भी बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आया भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, हमारे पास डेवलपमेंट हुआ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का रूरल एरियाज में, लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी आया, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रेंथन हुआ यार। बट कुछ चैलेंजेस भी थे ग्लोबलाइजेशन के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या चैलेंज रहा है। सो एक तरह से जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड वो सफ़र किया, बिकॉज जो हैंडलूम इन वीविंग इंडस्ट्री हो गया, पॉटरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, वो चीपर इंपोर्ट्स की वजह से, है ना, मास प्रोड्यूस गुड्स जो कि फैक्ट्री में बने हैं दूसरे देश में, वो आके इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिए, तो इन्होंने इनका लॉस हो गया। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस देखने को मिला बिकॉज ऑफ द चीपर इंपोर्ट्स, हमारे पास प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। कल्चर इरोशन भी हो गया बिकॉज जो यंगर जनरेशन है इट इज अडेप्टिंग यार, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है उसको अडेप्ट कर रहे हैं, तो जो कल्चर है ना, आइडेंटिटी थी इंडिया की, है ना, जो विलेजेस की एक सोशल कोहिजन जो था विलेजेस में, वो इरोड हो रहा है यहाँ पे। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, वेल्थ जो है कुछ लोगों के हाथ में ही कंसंट्रेट हो जा रहा है, जिससे इनकम इनक्वालिटीज देखने को मिलती है, इनकम डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही है ना। हम यही बोल सकते हैं, देखो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो वाटर है उसका पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये हमने देखा, तो हमने बोला कंक्लूजन में, देखो भाई हमको क्या करना है, मैंने माना कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं, चैलेंजेस भी दिए हैं इंडियन विलेजेस को, बट हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है बेनिफिट्स को और मिटिगेट करना है एडवर्स इफेक्ट्स को। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट पॉलिसीज ले, है ना, हमारे पास प्रमोट करे रूरल डेवलपमेंट को, है ना, इंश्योर करे सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात। हमको बात करनी है प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात की बात करनी है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गुजरात प्रोटो हिस्ट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं वो ब्राउन्सर क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते, है ना, तो फिर भी हम बात करेंगे इसकी, है ना, हर साल। इसे तो आपको ऑप्शन दिया है ना यूपीएससी ने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको 3 करने हैं, आपको 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो ये हमको समझना, जो आता है वो करो। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्कोप है मार्क्स लाने का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनरल स्टडीज़, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर बी क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गुजरात प्रोटो हिस्ट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। गुजरात की प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बताना ही बताना है, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में वो भी बताना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात है रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन द प्री हिस्टोरिक एरा एंड द अर्ली हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक जहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है ना, बट प्रोटो हिस्ट्री जो है प्री हिस्ट्री और अर्ली हिस्ट्री के बीच का है, रिकॉर्ड्स हैं पर डिसाइफर्ड नहीं किए गए हैं। एंड इसका इस रीजन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन कल्चरल स्फीयर्स, सोशल स्फीयर्स एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो the proto-history of Gujarat refers to the period between the prehistoric era and the early historic era, and during which the region underwent significant
cultural, social and economic transformation. Okay. So during the proto-historic period, Gujarat witnessed what? It witnessed the हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे फ्लरिश कर रहा था भाई, है ना, विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कुछ हड़प्पन साइट्स की, लाइक धोलावीरा एंड लोथर, जो प्राइम एग्जांपल्स थे ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड अर्बन प्लानिंग जो यहाँ पे देखने को मिला, जो ट्रेड नेटवर्क था यहाँ पे, जो आर्किटेक्चर था उस समय के मामले में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेल प्लान स्ट्रीट्स देखने को मिलते थे यार, ड्रेनेज सिस्टम एकदम एडवांस था, ग्रेनरीज देखने को मिले, कुछ डॉक यार्ड से, डॉक यार्ड मतलब जहाज को रखने के लिए जगह थे, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था इस रीजन में। सो ड्यूरिंग दी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, गुजरात witnessed the flourishing of the Harappan civilization ना, the sites of Dholaveera and Lothar are prime examples of the sophisticated urban planning, architecture and trade network that existed during this period. ओके, सिग्निफिकेंस क्या रहा है भाई गुजरात की इस हिस्ट्री का इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी भी बात कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास दिस साइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, है ना, वो सब चीज़ की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे। दिस साइट्स आर, बट थोड़ा सा बेसिक बताना था, ठीक है, जो कि हमने बता दिया। नाउ द सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटो हिस्ट्री का इन मतलब गुजरात का प्रोटो हिस्ट्री का इन नेशनल ट्रेड इज दैट एज अ कोस्टल रीजन गुजरात वॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अलॉन्ग द ट्रेड रूट, जो कि एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, है ना, इजिप्ट को कनेक्ट करता था विद द अरेबियन पेनिनसुला, है ना। यहाँ पे हमारे पास पोर्ट सिटी देखने को मिला लाइक द लोथल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, इन मैरीटाइम ट्रेड, जो कि गुड्स के एक्सचेंज को, बीड्स जो है ना, पॉटरी, कॉपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल था, तो उसके लिए सिग्निफिकेंट जगह है यार ये। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटो हिस्ट्री in Gujarat can be understood through its role in international trade, क्योंकि हमको बताना ही है, ठीक है, तो इसको लिख के क्या फ़ायदा, जगह खा रहा है यार। एज अ कोस्टल रीजन Gujarat was strategically
located along the trade route connecting the ancient civilizations of Mesopotamia, Egypt, and the Arabian Peninsula. एंड दिस जो पोर्ट सिटी था, जैसे कि हम बात करें लोथल की, वो बहुत इम्पोर्टेंट था भाई इन फैसिलिटेटिंग वर्ल्ड ट्रेड नेटवर्क. सो दी हड़प्पन पोर्ट सिटी जो कौन सा है, लोथल, played a crucial role in the maritime trade network, facilitating the exchange of goods such as beads, pottery, copper, and agricultural produce. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास सील्स या फिर इंस्क्रिप्शंस जो दिखे हैं हमारे पास हड़प्पन सिटी के अंदर, जो कि मतलब हड़प्पन सिटीज जो है गुजरात के अंदर, वो बताते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज ट्रेड सिस्टम था भाई, है ना, विथ स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स. एंड ऑल्सो हमारे पास यही बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कम्युनिटीज़ का माइग्रेशन की बात के निशान भी यहाँ पे देखने को मिले हैं यार. सच एज आर्यंस जो हैं, है ना, हु ब्रॉड द न्यू कल्चरल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द वैदिक रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड सोशल स्ट्रक्चर, उसकी भी बात कर सकते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ numerous seals and inscription found at Harappan sites in Gujarat indicate the existence of well organized trade system with standardized weights and measures. ठीक है, यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास मतलब जो आर्यंस है उसके यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में भी बताता है ये. गुजरात प्रोटो हिस्ट्री इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द migration of various communities such as the Aryans who brought with them new cultural elements including the Vedic religion, language, and social structure.
सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो जो प्रोटो हिस्ट्री है गुजरात का, इट इज मार्क्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ व्हाट, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड नेटवर्क, हमारे पास इन्फ्लक्स देखने को मिला बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स का, है ना, जो हड़प्पन साइड से मतलब जो बता सकते हैं धोलावीरा लोथल की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है यार। जैसे एडवांस एग्रीकल्चर, एडवांस अर्बन प्लानिंग का एग्जांपल्स देखने को मिला, मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिला। तो इसका जो रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में भी वो फाउंडेशन बनाता है यार, है ना, बहुत सारे सिग्निफिकेंट ट्रेड एंड कॉमर्स का जो सेंचुरीज में आने वाली थी। सो हम जो ऊपर में बताया उसको कंक्लूड करेंगे 10 बाय मेंशनिंग दैट 10 दी प्रोटो हिस्ट्री of Gujarat is marked by the emergence of urbanization, the development of trade network and the influx of various cultural elements। ओके, सो क्वेश्चन था डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गुजरात प्रोटो हिस्ट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने बताया कि भाई प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है, प्री हिस्टोरिक एरा जहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं। सो हिस्टोरिक एरा जहाँ रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनके बीच का रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं बट उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। एंड ड्यूरिंग दिस रीजन हमारे पास कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। और हम बात करें प्रोटो हिस्ट्री की तो जनरली गुजरात के अंदर यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था यार, जिसमें लोथल एंड धोलावीरा की बात करते हैं, जहाँ पे हमको अर्बन प्लानिंग का एग्जाम्पल देखने को मिला। खतरनाक अर्बन प्लानिंग था भाई, मतलब जो रोड्स थे 90 डिग्री पे एक दूसरे से क्रॉस करते थे। एक ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला, आज के ज़माने में उतना बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम नहीं था जब वो उस ज़माने में, आज से 4-5 हज़ार साल पहले का। सो ये हमारे पास बताते हैं भाई आर्किटेक्चर खतरनाक था वहाँ पे, है ना, तो वो उस समय एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड में बताना था इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात का। तो देखो भाई ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज गुजरात इज अ प्रोटो कोस्टल रीजन, सो इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन था बिकॉज जो मेसोपोटामिया था, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थे उससे कनेक्ट करता था ये, है ना, अरेबियन पेनिनसुला को। ठीक है, तो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड साइट था जहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क का इंपॉर्टेंट जाल बिछा हुआ था। ठीक है, एक्सचेंज होता था गुड्स का, गुड्स में भी कौन कौन से बीट्स हो गए, मोती हो गए, पॉटरी हो गए, है ना, कॉपर तो बहुत इंपॉर्टेंट था यार, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। यहाँ से अगर अरेबियन रीजन जो है, इजिप्शियन जो है, मेसोपोटामियन जो है, वो वहाँ पे बंजर जमीन है, उतनी नदियाँ नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे खेती ठीक से होती नहीं थी। तो यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का यहाँ पे क्या होता था, एक्सचेंज होता था। वहाँ से हमारे पास बीड्स आते थे, मोतियाँ मिलती थी वहाँ से, तो वो यहाँ पे एक्सचेंज किए जाते थे। इसके बाद हमने बताया कि देखो भाई और क्या क्या एविडेंस देखने को मिला प्रोटो हिस्ट्री में। हमारे पास जो सील्स देखने को मिले यार, मेसोपोटामिया के सील्स, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के सील्स जो है गुजरात के अंदर देखने को मिले, वहाँ के इंस्क्रिप्शन यहाँ देखने को मिले। तो हमको साफ साफ समझ आता था कि यार इनके बीच में एक ट्रेड नेटवर्क था, इनके बीच में एक ट्रेड सिस्टम था। और ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स का भी सिस्टम था, मतलब 1 किलो सोना यहाँ पे जितना है 1 किलो सोना इजिप्ट में भी उतना है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम का एग्जाम्पल्स देखने को मिले ना, साफ साफ मिले हम खुदाई करते हुए। तो हमने बताया कि देखो भाई बहुत सारी और भी चीज़ों के लिए प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरियस कम्युनिटीज़ के माइग्रेशन के बारे में बताता है हम लोगों को। फॉर एग्जांपल जो आर्यंस जब आए यहाँ पे, है ना, तो वो अपने साथ रिलीजन लेके आए, जो वैदिक रिलीजन जो लेके आए हमारे पास, जो लैंग्वेज लेके आए, है ना, सोशल स्ट्रक्चर लेके आए, वो सबका एग्जाम्पल्स हमको साफ साफ देखने को मिलता है गुजरात के प्रोटो हिस्ट्री में। सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि देखो भाई जो प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात है उसने एक अर्बनाइजेशन का जो फेज लाया, है ना, एक डेवलपमेंट दिखाया उसने कि ट्रेड नेटवर्क में क्या था हमारे पास, वेरियस ट्रेड एलिमेंट्स के, यहाँ पे कल्चरल एलिमेंट्स के इन्फ्लक्स के बारे में बताया। ठीक है, और भी हमें बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि देखो हमारे पास ये जो गुजरात का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आने वाले सदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, है ना। सो ये हमने बताया, धोलावीरा लोथल तो सबको पता ही है ना। कल्चरल इन्फ्लक्स, देखो कल्चरल एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, बिकॉज ये एंथ्रोपोलॉजी का आंसर है भाई। जीएस पेपर 1 में आता तो हम कल्चरल एलिमेंट्स थोड़ा सा इग्नोर कर सकते थे, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स की बात ज़्यादा करनी है, बट हाँ ये एंथ्रोपोलॉजी का आंसर है, इसमें हमारे पास थोड़ा सा कल्चरल एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है,
क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रिटिकली एग्जामिन इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है यार, इंडिजिनाइजेशन ऑफ व्हाट, इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात करनी है, ठीक है। क्रिटिकली, ये शब्द का समझना, क्रिटिकली का मतलब है दोनों पहलों की बात करनी है, फायदे वाले, फायदे नुकसान तो नहीं बोलेंगे, अच्छे बुरे दोनों पहलों की बात करें। क्रिटिकली वर्ड जहां भी आता है तो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों को बात करनी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामिन इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ठीक है। बात किसी करनी है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात करनी है। देखो पेपर टू में ट्रैवल एंथ्रोपोलॉजी के साथ साथ हमारे पास ये जो है ना, हर साल इस्लामिज्म जो हो गया, इस्लाम से क्वेश्चन पक्का आना सकता है हर साल, क्रिश्चियनिटी से भी है ना, बुद्धिज्म से भी, और हिंदुज्म का वेस्टर्नाइजेशन से भी। तो ये सब चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसमें, बट हाँ क्वेश्चन पक्का आने वाला है। 250 नंबर बहुत होते हैं यार यहाँ पे, है ना, बहुत होते हैं, ठीक है। तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियन बिलीफ प्रैक्टिसेस। जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थे, वो इंडियन सोसाइटी ने जब उसको अपनाया, उसको हमने क्या बोला, इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बोला। और ये कब हुआ भाई, द अराइवल ऑफ सेंट थॉमस, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो 12 जीसस क्राइस्ट के जो अपोस्टल्स थे उसमें से एक जो इंडिया में आए थे, सेंट थॉमस, 1st सेंचुरी एडी में। तो उसके वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी हुआ था। तो यहाँ पे ये बात करके हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडिजिनाइजेशन ऑफ, है ना, ये किसके रेस्पॉन्स में हुआ था भी बता सकते हैं कि देखो यार, हमारे पास जो इंडिया के अंदर एक जो मल्टी और बोल सकते हैं जो इंडियन सोसाइटी था, जहाँ पे और भी बहुत सारे प्लूरिस्टिक इंडियन सोसाइटी था, जहाँ पे समानताएं नहीं थी, कास्ट सिस्टम, रिजिड कास्ट सिस्टम था। तो उसके देखते हुए भी यहाँ पे इसका इंडिजिनाइजेशन हो सकता है, बट हाँ इतना सारा तो नहीं डाल सकते हम इंट्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे बेसिक सी बात करते हैं, व्हाट इज इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी यार। Indigenization of Christianity in India, it refers to the process of adaptation and reinterpretation. Adaptation and reinterpretation of what? Of Christian belief, उनकी practices and institutions in the Indian socio-cultural context. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इंडिजिनाइजेशन था, उसको हम 3 प्रकार से बता सकते हैं। एक तो हमारे पास हिस्ट्री के रिगार्डिंग, एक थियोलॉजी के रिगार्डिंग, एक रिचुअल्स के रिगार्डिंग, एंड एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, बिकॉज जो क्रिश्चियनिटी इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। अर्ली सेंचुरीज, है ना, जब से क्रिश्चियनिटी आया, 1st सेंचुरी एडी से लेके हम आज की बात कर सकते हैं, मतलब 15th सेंचुरी की बात कर सकते हैं, फिर 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी कोलोनियल पीरियड में, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात कर सकते हैं, है ना, सिंस 1947। एंड ये जो 3 फेज है ना, इसका डिफरेंट यहाँ पे वो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्ली सेंचुरीज क्रिश्चियन इन इंडिया इज नोन एज द सेंट थॉमस क्रिश्चियन, है ना, अडॉप्टेड बाय लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सच एज द यूज ऑफ व्हाट, सिरियाक लैंग्वेज, है ना, एंड वेयरिंग ऑफ हिंदू सेक्रेड थ्रेड बाय मैन, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ हिंदू स्टाइल मैरिज, फ्यूनरल सेरेमनीज जो थे। बट दिस प्रैक्टिस हेल्प द क्रिश्चियन टू इंटीग्रेट इनटू लोकल कम्युनिटीज एंड टू मेंटेन देयर distinct identity. So
in the early centuries, the Christian in India, known as the Saint Thomas Christians, adopted many local customs and traditions, such as wearing of the Hindu sacred thread by men, and performance of the Hindu style marriages and funeral ceremonies. ये सब बताता है कि देखो वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंटीग्रेट तो हुए थे, बट एक अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी बना लिए थे यार। ठीक है, तो ये हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की। हमारे पास जो थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है उसकी बात कर सकते हैं यार, और सॉरी थियोलॉजिकल री इंटरप्रिटेशन। है ना, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं दे आर ऑफन री इंटरप्रिटेड एज क्रिश्चियन थियोलॉजी इन द लाइट ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। जैसे कि हमारे पास है ना जो डेवलपमेंट था ऑफ इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजी वो किसके रिगार्डिंग था भाई, टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल हम बताएं तो जो कॉन्सेप्ट है ऑफ धर्मा इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट है धर्मा का, इट हैज़ बीन यूज टू अंडरस्टैंड द क्रिश्चियन नोशन ऑफ लॉ ऑफ गॉड। ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो लॉ ऑफ गॉड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बोलते हैं कि देखो ये हिंदुइज्म के जैसा ही है। कैसे? हाँ भाई, जो हिंदुइज्म में जो धर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ गॉड जैसा ही है। सो एक तरह से ये दोनों को एक तरह से क्या कर रहे हैं, अंडरस्टूड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज जो क्रिश्चियनिटी है ना, जो आइडिया ऑफ कर्मा हैज बीन एम्प्लॉयड टू एक्सप्लेन व्हाट द डॉक्ट्रिन ऑफ सिन एंड साल्वेशन। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो डॉक्ट्रिन है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, डॉक्ट्रिन ऑफ सिन एंड साल्वेशन, वो हमारे पास दोनों को इंटरप्रिटेट किया गया है। सो री इंटरप्रिटेशन देखने को मिला है किसके बीच में, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी के बीच में, है ना। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ dharma from Hinduism has been used to understand the Christian notion of the law of God and the idea of karma has been एम्प्लॉयड। तो धर्मा को किससे रिलेट किया गया, धर्मा को लॉ ऑफ गॉड से रिलेट किया गया, और कर्मा को किससे रिलेट किया गया, कर्मा को डॉक्ट्रिन ऑफ सिन एंड साल्वेशन के साथ रिलेट किया गया। एम्प्लॉयड टू एक्सप्लेन द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ सिन एंड साल्वेशन। तो थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है यार हमारे पास, है ना। देखो जो किंग ऑफ गॉड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास लोकस समाग्रह से हम रिलेट कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो रिलेट किया गया। नाउ तीसरा हमारे पास थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात की, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की, हम यहाँ पे रिचुअल एडेप्टेशन की बात कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो क्रिश्चियनिटी था उसके इंडिजिनाइजेशन में हमारे पास जो क्रिश्चियन रिचुअल्स थे वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बदल गए।
फॉर एग्जाम्पल जो इंडिजिनस आर्ट फॉर्म था, लाइक भरतनाट्यम डांस की बात करें, जो कार्नेटिक म्यूजिक था, या फिर जो इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट थे, है ना, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होने लगा, क्रिश्चियन वर्शिप में इस्तेमाल होने लगा, है ना, धीरे धीरे वो इनकॉर्पोरेट हो गया क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब इंडियन वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, रिचुअल the use of indigenous art forms such as Bharatanatyam dance, Carnatic music and Indian classical instruments in worship service has become widespread in recent years। ठीक है, तो एक तरह से हमारे पास कल्चरल प्रिजर्वेशन, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस आर्ट इज नॉट ओनली टू हेल्प क्रिश्चियनिटी मोर एक्सेसिबल एंड अपीलिंग टू इंडियन, बट टू ऑल्सो एक कल्चरल एक्सप्रेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया। ये एक तरह से इंडियनाइजेशन में सोच सकते हैं। नाउ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कुछ प्रैक्टिसेस हैं यार, जैसे कि जो कास्ट सिस्टम है जो कि इंडियन सोसाइटी में बहुत अंदर जड़ों तक घुसा हुआ है, उसने भी इन्फ्लुएंस किया क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप मेंटेन करते थे सोशल आइडेंटिटी एंड हायरार्की विद इन दी चर्चेस। ठीक है, तो उन्होंने भी एक तरह से जो कास्ट सिस्टम था हिंदुइज्म के अंदर उसको मिमिक करने के लिए क्रिश्चियनिटी के अंदर, बिकॉज इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी में हमारे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो होगा ही होगा, तो वहाँ पर भी चर्च के अंदर हमारे पास हाँ डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग के लिए डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, तो वहाँ नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में कोई कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट हाँ वहाँ भी हायरार्कीज देखने को मिली यार, किसके अंदर, चर्चेस के अंदर, हायरार्कीज आइडेंटिटी के अंदर। तो हमको बोल सकते हैं कि ये इंडिजिनाइजेशन ही तो है क्रिश्चियनिटी का, इंडियन वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी। Okay, for example, the caste system which is deeply ingrained in the Indian society has influenced the organization and functioning of the Christian community with different groups maintaining their separate identities and hierarchies within the churches। तो ये तो इंडियनाइजेशन की बात की, और इसको हमारे पास है ना अम्बेडकर ने भी एक तरह से है ना बताया इसको, है ना ज्योतिराव फुले ने भी बताया। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी है एक कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टी फैसेटेड प्रोसेस रहा है भाई। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं, थियोलॉजिकल रीइंटरप्रिटेशंस हैं, है ना, रिचुअल हमारे पास है, रिचुअल अडेप्टेशन की बात होती है ना, सोशल डायमेंशंस का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है बहुत डाइवर्स रहा है, प्लूरिस्टिक रहा है, बट इट इज़ एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी है इज़ नॉट वन साइडेड,
और अ कंप्लीट प्रोसेस। इट ऑल्सो इन्वॉल्व ऑनगोइंग टेंशंस, जो नेगोशिएशन हो रहे हैं ग्लोबल एंड द लोकल के बीच में, है ना, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर के बीच में, क्रिश्चियनिटी एंड नॉन क्रिश्चियनिटी के बीच में, तो वो हमारे पास हमेशा चलता रहेगा यार, उसको कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि जो अच्छी चीज़ें हमने सीखी है वो हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें। ओके, सो दस बोल सकते हैं दिस प्रोसेस, thus the process of indigenization of Christianity in India, or Christianity enabled or has enabled Christianity to become a part of the diverse and pluralistic Indian society, while also contributing to the enrichment and transformation of Christian thoughts and practices. Transformation of Christian thoughts and practices. तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्रिटिकली एग्जामिन इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। सो हमने बताया कि इंडिजिनाइजेशन इज व्हाट, एडेप्टेशन एंड रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिश्चियन बिलीफ, प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडियन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। हमारे पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए यार। पहला फेज जो कि फर्स्ट सेंचुरी सी, जहाँ पे सेंट थॉमस यहाँ पे आए थे, है ना। फर्स्ट फेज फिर 15th सेंचुरी, ये कॉलोनियल पीरियड है। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, 3 फेजेस में हुआ। तो हमने एग्जांपल दिया कि सपोज करो जब सेंट थॉमस आए थे, उससे लेके 15वीं शताब्दी तक हमने इसको क्या बोला, सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी बोला, जहाँ पे हमारे पास क्रिश्चियनिटी जो कुछ लोकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स का अडॉप्ट किया यार। फॉर एग्जांपल हिंदू सैक्रेड थ्रेड, जो आज की माने कि जो हिंदू लोग पहनते हैं मैक्सिमम राइट हैंड में मैन लोग, है ना, जो हिंदू स्टाइल ऑफ मैरिजेस की बात कर सकते हैं, जो रिचुअल्स हैं हमारे पास, फ्यूनरल जो है ना, दशकर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो फ्यूनरल रिचुअल्स है उसको कैसे अडॉप्ट किया क्रिश्चियनिटी ने, वो हम बता सकते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर। हमने बताया कि जो थियोलॉजिकल रीइंटरप्रिटेशंस है, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म के बीच में जो कॉमन चीजें लाई गई, फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म है उसको लिंक किया गया द लॉ ऑफ गॉड के रिगार्डिंग इन क्रिश्चियनिटी। जो आइडिया ऑफ कर्मा है इन हिंदुइज्म, इसको रिलेट किया गया दी डॉक्ट्रिन ऑफ सिन एंड साल्वेशन, जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर है। सो ये हमारे पास क्या बता रहा है, एक तरह से जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी है वो बता रहा है यार, थियोलॉजिकल रीइंटरप्रिटेशंस है। कुछ हमारे पास रिचुअल एडेप्टेशंस भी बताते हैं कि कैसे हमारे पास इंडिजिनाइजेशन हुआ। फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो काइनेटिक म्यूजिक का हमारे पास इंडिजिनाइजेशन हुआ किसके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है क्रिश्चियन वर्शिप में, वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे इंडिजिनाइजेशन हुआ किसका, क्रिश्चियनिटी का। सो हमने और भी बताया कि कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन का जो प्रैक्टिस है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर चली गई। एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल इंडियन के अंदर सबसे पहले जो बेस्ट, जब सबसे इंडियन कास्ट के अंदर, सॉरी इंडियन सोसाइटी में सबसे बेस्ट चीज़ें जो है, बेस्ट चीज़ें नहीं बोलूँगा, सबसे जो घुसी हुई चीज़ें वो क्या है, इंडियन कास्ट सिस्टम, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिला, क्रिश्चियनिटी के अंदर। एक तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हो, बिकॉज डिफरेंट सेपरेट आइडेंटिटीज बनी, हायरार्कीज बनी किसके अंदर, चर्च के अंदर। तो वो बता रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, इंडिजिनाइजेशन हुआ ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो हमने बताया कि देखो लास्ट में कंक्लूजन के अंदर जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी था, उसने एक डाइवर्स एंड प्लूरिस्टिक इंडियन सोसाइटी को बनने में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को जब यहाँ पे रहना था तो इसको बदलना पड़ेगा समय के साथ, इंडियन सोसाइटी में रहना, तो उसने बदला एंड उसने कंट्रीब्यूट भी किया एक प्रकार से, एनरिचमेंट है ना, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में जब क्रिश्चियनिटी आया तो उसने उसको एनरिच किया एंड ट्रांसफॉर्म किया क्रिश्चियन थॉट्स को एंड प्रैक्टिसेस को, ये भी बोल सकते हैं। बट हाँ, लेकिन लास्ट में बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को बदला हिंदुइज्म के हिसाब से। ये दोनों साइड का प्रोसेस है भाई, एक वन साइडेड प्रोसेस नहीं है, कंप्लीट प्रोसेस है।
ठीक है, मतलब एक तरह से दोनों का ऊपर नीचे, बिकॉज ये जो है आज जमाने में नेगोशिएशंस एंड टेंशंस का कारण भी बना है बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल, बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, है ना, क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन के बीच में, तो ये भी समझना जरूरी है। सो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमने देखा भाई क्वेश्चन सेक्शन एक ही बात कर रहे हैं, पेपर 2 ऑफ 2022 एंथ्रोपोलॉजी PYQs के अंदर पेपर 2 की बात नहीं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं। पेपर 2 में सेक्शन ए कंप्लीट होता है, जहाँ पे मैंने पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन बनाए 5 शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन और एक क्वेश्चन वहाँ पे जहाँ पे ABC था, और यहाँ पे हमने पार्ट 2 में ABC कितना था 3 ABC एंड 4 ABC कंप्लीट किया। ये पार्ट 2 खत्म ऑफ सेक्शन ए। इसके बाद पार्ट 1 देखेंगे सेक्शन बी का ऑफ पेपर 2 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 2022 के PYQs।